हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11th एनसीईआरटी और आरबीएससी में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने एक कंसेप्ट यहाँ पे लिख दिया है, सबसेट। सबसेट का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि यदि कोई हमें सेट दिया गया है, एज लाइक हमें सेट ए दे दिया गया है और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा सेट हमें जैसे दिया गया है बी और इसके एलिमेंट्स देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि ए है वो बी का सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ B। इसे यदि मैथमेटिकली लिखना हमें तो A, ये साइन जो आप देख रहे हैं ये है सबसेट। A इज सबसेट ऑफ सेट B। अब यहाँ पे सबसेट क्यों है, A सबसेट क्यों है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सबसेट की जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। व्हेन अ सेट A इज सबसेट ऑफ B, then every element of set A will also belongs to set B, belongs to set B। हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये डेफिनेशन ये करी है कि यदि कोई सेट A है वो B का सबसेट है, यदि कोई सेट A B का सबसेट है तो A का एवरी एलिमेंट, A के सभी एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट होने जरूरी है, सेट B से बिलोंग करने भी जरूरी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 B में भी है, 2 B में भी है, 3 B में भी है, 4 B में भी है। इसका मतलब हो गया है कि A का एवरी एलिमेंट है वो सेट B से भी बिलोंग करता है। सेट B से बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि सेट A सबसेट ऑफ सेट B। इसे पढ़ेंगे कैसे, रीड एज A इज सबसेट ऑफ सेट B। हम इसे पढ़ेंगे, A है वो सबसेट है सेट B का। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा कि सबसेट होने के लिए किसी भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो जिसका सबसेट बन रहा है उसके अंदर उसके एलिमेंट है वो भी उसी से बिलोंग करने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है यदि ए सेट है वो सबसेट है बी का तो ए के एवरी एलिमेंट है वो सेट बी से भी बिलोंग करने चाहिए। आगे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने सी सेट मान लिया है, सी सेट मैंने माना 1 एंड 7 और मैंने डी सेट मान लिया है। यहाँ पे मैंने डी सेट हम लेते हैं 4 एंड 5 ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सी की। सी इनमें से किसका सबसेट है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 एंड 7 और हम ए में यदि देखें तो ए के एलिमेंट्स 1 तो है लेकिन 7 नहीं है। इसका मतलब सी है वो ए का सबसेट नहीं बन सकता है। सेकंड के अंदर देखें, बी के अंदर देखें, इसके अंदर 1 तो है लेकिन 7 नहीं है, इसलिए सी है वो बी का सबसेट भी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, और डी में भी देख सकते हैं हम, न तो 1 है न 7 है, इसलिए सी है, सी वो ए का, बी का या डी का सबसेट नहीं है। इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सी इज नॉट सबसेट। सबसेट का जो आइकन बताया मैंने, जो साइन बताया, उसको यदि काट देंगे, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा ये आइकन हो जाएगा नॉट सबसेट ऑफ ए।
C not subset of B and C not subset of D। इसे रीड कैसे करेंगे? C is not subset of A, C is not subset of B, C is not subset of D। D की बात करें स्टूडेंट्स तो D देखते हैं हम, इसके अंदर D के जो एलिमेंट है 4 तो इसके अंदर है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए D है वो A का सबसेट नहीं है। इसे यदि हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो D इज नॉट सबसेट ऑफ A। बी से देखते हैं, बी के अंदर सारे एलिमेंट है क्या? डी के 4 और 5 इसके अंदर है, यस 4 भी है और 5 भी है, यानी डी है वो बी का सबसेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी इज सबसेट ऑफ सेट बी। डी है वो सेट बी का सबसेट है। और सी से देखें तो न तो 4 है और न ही 7 है, तो डी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट सी। और इसका उल्टा भी हमने देखा था कि सी भी इसका सबसेट नहीं है। स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर हम जो डेफिनेशन दी गई है सबसेट की, उसे यदि हम मैथमेटिकली यदि हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? इफ ए सबसेट ऑफ सेट बी देन, कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया हमने, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। इस डेफिनेशन को हम यदि मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए को बी का सबसेट होना है, बी का सबसेट होना है तो क्या शर्त है? शर्त यह है कि ए एलिमेंट जो है वो यदि सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। आप इसे इस प्रकार इस डेफिनेशन से समझना चाहें इससे समझ सकते हैं, मैथमेटिकली समझना चाहें मैथमेटिकली समझ सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसेट है वही सेट बनेगा जिसके एलिमेंट्स है वो जो ओरिजिनल सेट है उसमें भी वो एलिमेंट सारे के सारे मौजूद रहने चाहिए, बिलोंग्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैं रहने देता हूं अभी। सबसेट होने के लिए पहली शर्त है कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करने चाहिए, तभी वो सबसेट बन पाएगा। स्टूडेंट्स अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं मैं सबसेट के बारे में। नंबर 1 देखते हैं, यदि ए बी का सबसेट है एंड बी सबसेट है ए का, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि दोनों सेट यदि आपस में एक दूसरे के सबसेट हो, देन वी कैन से सेट ए इक्वल टू सेट बी। इक्वल सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एवरी एलिमेंट है वो एक दूसरे के अंदर रहते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी है वो इक्वल सेट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेट ए है वो बी का सबसेट है और सेट बी है वो ए का सबसेट है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सेट ए और बी दोनों इक्वल है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेट ए ले लिया मैंने 1 2 एंड 3 और सेट बी भी मेरे को ऐसा ही लेना पड़ेगा यदि दोनों इक्वल सेट है। अब हम उल्टा चल रहे हैं, दोनों इक्वल सेट है तो दोनों आपस में सबसेट है क्या? ए के सारे एलिमेंट देखिए आप बी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया है, इसका रिजल्ट है ए सबसेट है बी का। बी के सारे एलिमेंट्स है वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसका अर्थ हो गया है कि बी सबसेट है ए का। यदि दोनों सेट आपस में सबसेट होते हैं एक दूसरे के तो इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों सेट इक्वल सेट भी होते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी देखते हैं,
एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि ए का सबसेट है, बी का सबसेट है। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे मैथमेटिकली ए सबसेट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपको याद होगा, हम इसे 5 से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट ले लीजिए आप, कोई भी सेट ले लीजिए, एम्प्टी सेट है उसका सबसेट होगा। फाई है, फाई से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए, फाई इज सबसेट ऑफ सेट बी। कहने का अर्थ ये है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सबसेट्स जो भी होते हैं, कोई भी एनी सबसेट, एनी सेट, कोई भी सेट ले लीजिए, उसका कंपल्सरी रूप से सबसेट फाई जरूर होता है, एम्प्टी सेट जरूर होता है। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे की बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 3 प्रॉपर्टी देखी है बेसिकली। फोर्थ देखते हैं। यदि मैं कहूं कि इसे प्रॉपर्टी न कह दीजिए, फैक्ट कह दीजिए, एक ही बात है। मैं यदि ये कहता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो हमारे नॉर्मली दिमाग में यही आएगा कि हो सकता है ये इक्वल भी हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था अभी, पर यदि दोनों सेट इक्वल होंगे तो ही एक दूसरे के सबसेट होंगे। नॉर्मली यही दिमाग में आ सकता है कि सेट ए है वो सेट बी का एक सबसेट है। तो स्टूडेंट्स, यदि दोनों इक्वल नहीं हो एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यदि ऐसा हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, सेट ए में एलिमेंट है 1 and 2 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 and 3। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेट ए है वो सबसेट है बी का, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही है। यदि ऐसी सिचुएशन हो, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ मैं, यदि ऐसे केस आए, ऐसे पर्टिकुलर केस आए, तो वहाँ पर जो सेट सबसेट बना हुआ है ए, उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। हेयर ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट and B is the superset। ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर A सबसेट है B का, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू सेट B, देन वी कैन से A इज अ प्रॉपर सेट एंड B इज द सुपरसेट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रॉपर सेट और सुपरसेट हम किसे कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट, लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 9। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है हमारी सबसेट जो कॉन्सेप्ट है उससे ही रिलेटेड है। देखते हैं। कंसीडर द सेट्स 5, एम्प्टी सेट है। सेट ए दिया गया जिसके एलिमेंट्स 1 and 3 है। सेट बी दिया गया जिसके एलिमेंट्स 1, 5 and 9 है। एंड सेट सी दिया गया इसके एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 and 9 है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट ऑफ नोट सबसेट ऑफ बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें यहाँ पे सबसेट ऑफ और नोट सबसेट ऑफ, डज नॉट सबसेट ऑफ का जो सिंबल है वो हमें इस जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनमें भरना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका
एग्जाम्पल 9 का, फाई एम्प्टी सेट है, वो बी का सबसेट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। यहाँ पे फाई है, एम्प्टी सेट है, वो बी का सबसेट होगा। सबसेट ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिंबल लगा दिया हमने सबसेट ऑफ। फाई इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है क्या? ए में देखिए एलिमेंट्स है 1 और 3। सबसेट की डेफिनेशन को याद कीजिए, सबसेट वही हो सकता है जिसके सारे एलिमेंट है वो जिस सेट की बात कर रहे हैं उससे बिलोंग भी करते हो। 1 और 3। बी में देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन 3 नहीं है। 3 नहीं है, 1 तो है लेकिन 3 है, 3 है वो नहीं है। 3 यहाँ पे नहीं है तो हम कह सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। और यहाँ पे हमें यदि रीजन भी पूछ लिया जाए, यहाँ पे रीजन पूछ लिया जाए तो हम इस प्रकार रीजन दे सकते हैं कि 3 है वो बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका एक एलिमेंट 3, ए सेट का एक एलिमेंट 3 वो ए से बिलोंग तो करता है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए सी का सबसेट है क्या? ए और सी में देखिए कंपेयर करके ए का 1 एलिमेंट है वो 1 से बिल्कुल मैच कर रहा है, 3 है वो भी है, दोनों है, तो ए इज सबसेट ऑफ सेट सी। ओके। और इसके अंदर जैसे आपको यदि बताना हो, रीजन बताना हो, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट सी। बी और सी में देखना हमें, बी सबसेट हो सकता है क्या सी का? बी का एवरी एलिमेंट है सेट सी में होना चाहिए। बी का एलिमेंट 1 है वो है, 5 भी है एंड 9 भी है, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ सेट सी। स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट सेट ए और इसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, मतलब सारे वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो सेट ए के एलिमेंट्स है। एंड बी है, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन देखिए, इज ए सबसेट ऑफ बी? ए बी का सबसेट है क्या? हमें क्वेश्चन पूछा गया है ए बी का सबसेट है क्या। तो देखते हैं, ए के सारी एलिमेंट्स है वो बी से भी बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं ए बी में है, ई नहीं है, ई है वो सेट बी में एक एलिमेंट नहीं है, आई भी नहीं है, आगे बढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं होगी। यदि एक भी एलिमेंट सेट बी में नहीं है, इसका मतलब है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। रीजन आपको देना हो, रीजन आप दे सकते हैं ई बिलोंग्स टू सेट ए बट ई नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। इसके आगे क्वेश्चन हो रहा है वो भी देखते हैं इसी में। इज बी ए सबसेट ऑफ सेट ए? क्या बी है वो ए का सबसेट है क्या? तो बी के ऑल एलिमेंट्स है वो ए से भी बिलोंग करने चाहिए। यदि बी को सबसेट होना है, बी को ए का सबसेट होना है, तो इसका मतलब है कि बी का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स हम, ए सेट ए में भी है, बी सेट ए में नहीं है, बी सेट ए में नहीं है, तो बी नहीं है इसका मतलब है कि सेट बी है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। तो हम लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, और रीजन दे सकते हैं आप इसके अंदर, बी बिलोंग्स टू सेट बी बट बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। हमें 3 सेट दिए गए हैं ए बी एंड सी, और 3 सेट इस प्रकार है, इफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, सेट ए है वो बिलोंग्स टू सेट बी,
एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट है सी का। इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सेट सी, इफ नॉट गिव एग्जाम्पल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो ये साइन है जिसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, हमें कंसेप्ट समझना है बिलोंग्स टू, मैंने पहले बताया है आपको बिलोंग्स टू। नंबर 2 है सबसेट ऑफ, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से सेट ए है वो सेट बी से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, और बिलोंग करने का अर्थ ये हो गया है एलिमेंट होना, एलिमेंट होना। जैसे यदि सेट ए की बात करूं मैं, यदि सेट ए हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, इसके एलिमेंट लेते हैं 1 और 2, तो सेट बी क्या होगा, सेट बी क्या होगा, इस शर्त के हिसाब से, इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से ए पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा बी से, यानी यहाँ पर ए है वो एलिमेंट है एक बी सेट का। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे यदि बी बनाऊं मैं सेट, तो इसके अंदर एक एलिमेंट मुझे ए लेना है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे ए है वो पूरा पूरा सेट ए है वो बी का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए के लिए मैं 1 और 2 इस प्रकार लिखूंगा, एंड ये एक बी का एलिमेंट है। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे यदि ये क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर ये कहा गया है कि ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पे ए एक एलिमेंट है, और ए चाहे सेट हो या सबसेट हो या कुछ भी हो, यहाँ पे ए है वो बी का एक एलिमेंट होगा, और एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि ए तो ये है, ए तो ये सेट है, तो ये पूरा का पूरा बी का एक एलिमेंट होगा। एक और ले लेते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मान लीजिए बी है ये। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सबसेट का अर्थ है पार्ट होना, सबसेट का अर्थ है पार्ट होना यहाँ पे, और बिलोंग्स टू का अर्थ है एलिमेंट होना। यदि ए सेट पूरा का पूरा बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ए सेट है वो बी सेट का एक एलिमेंट है, बी सेट का एक एलिमेंट है। अगली शर्त के हिसाब से बी इज सबसेट ऑफ सी, बी है वो सी का सबसेट होना है। तो यहाँ पे मैं सी सेट ऐसा लेता हूँ जिसके अंदर बी तो सारा का सारा आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2, 3 और 4 और ले लिया मान लीजिए। तो यहाँ पे इस शर्त के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बी है, बी का एवरी एलिमेंट है वो सी में है। बी का एक एलिमेंट तो ये है, करली ब्रेसेस में 1 और 2, करली ब्रेसेस में 1 और 2 ये रहा, उसके बाद में 3 ये रहा। इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पे बी सबसेट है सी का। इन तीनों को हम यूँ लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इससे अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लीजिए। यहाँ पे 1 और 2 जो करली ब्रेसेस में है ये सेट बी का एक एलिमेंट है। ए बिलोंग कर रहा बी से, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सेट ए है वो बी का एक एलिमेंट होना चाहिए। बी है वो सी का सबसेट है, इसका मतलब है बी के एवरी एलिमेंट, बी में एलिमेंट कितने, पहले तो ये देखिए आप, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2 अलग अलग नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसे एक एलिमेंट माना जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन हो तो इसे हम कहेंगे ये बी का एक एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट और 2, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, और दोनों को दोनों एलिमेंट्स है वो सी में भी है, सी से बिलोंग भी कर रहे हैं, इसलिए बी है वो सबसेट है सी का। आगे बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इज ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सेट सी, ए सी का सबसेट है क्या। ए देखिए, ए ये रहा, शर्त क्या थी आपको याद है सबसेट की, आपको शर्त याद होगी कि ए का हर एलिमेंट है वो सी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो भाई ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट है 1
एंड 2। एक एलिमेंट क्या है यहाँ पे, एक एलिमेंट है 1 एंड 2। अच्छी तरह से गौर कीजिए थोड़ा सा। एक एलिमेंट है यहाँ पे 1 एंड 2। 1 इसमें है क्या, 1 इसमें नहीं है, 1 इसके अंदर नहीं है। 1 एंड 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका एक एलिमेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट सी के अंदर 1 एलिमेंट है ही नहीं, 2 एलिमेंट है ही नहीं। 1 एंड 2 दोनों एलिमेंट सी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए सी का सबसेट नहीं है। मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 है, वो एलिमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये एलिमेंट है। यदि इसे सबसेट होना है, यदि ए को सी का सबसेट होना है, ये देखिए ये 1 एंड 2 है, एलिमेंट है। यदि इस 1 एंड 2 को इस सी का सबसेट होना है तो हम लिखेंगे 1 एंड 2, ये तो एलिमेंट है, अभी हमने एलिमेंट निकाला ये तो, और इसे सबसेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, सबसेट का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर, कि यदि किसी भी एलिमेंट को सेट बनना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 1 एंड 2 है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो एलिमेंट है, एलिमेंट हमने बाहर निकाल लिया है। यदि इसे सबसेट होना है तो इसे कर्ली ब्रेसेस में बंद होना पड़ेगा। अब ये कह सकते हैं हम कि ये है, ये सी का एक सबसेट है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ए बिलोंग्स टू बी, इसका अर्थ हो गया है कि ए है वो एक एलिमेंट है बी में। ए जो भी होगा, यहाँ पे ए ये है कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, ये बी का एक एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे हमने बी का एक एलिमेंट बना दिया इसे। अब ये पूछ रहा है कि ए है वो सी का सबसेट है क्या, ए इज सबसेट ऑफ सेट सी। तो स्टूडेंट्स ए के सबसेट की शर्त के जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ए का हर एलिमेंट है वो सी से बिलोंग करना चाहिए, और ए के हर एलिमेंट है 1 एंड 2। 1 एंड 2 है वो सी के अंदर कहीं भी नहीं है। 1 एंड 2 ये एक एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट सी। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के जो सेट है उसके सबसेट कौन कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। और रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स। ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। रियल नंबर्स को हम मोटे रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल होता है, विद डेसिमल्स, और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स विदाउट डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स। विदाउट डेसिमल्स जो होते हैं उन्हें हम इंटीजर भी बोलते हैं, इंटीजर्स। विदाउट डेसिमल जो होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। और स्टूडेंट्स रियल नंबर जो भी होते हैं, रियल नंबर है नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विदाउट डेसिमल है, इसके 3 पार्ट्स है। विदाउट डेसिमल के 3 पार्ट्स है। इसके अंदर हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और आगे इन्फानाइट। इसमें 0 एंड इसमें -3, -2, -1 और ये इन्फानाइट इधर। स्टूडेंट्स 1 से लेकर जो इंटीजर शुरू होते हैं इन्फानाइट तक, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, और इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स। 0 जो होता है उसे हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे। जो माइनस में नंबर आ रहे हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स, स्टूडेंट्स, जीरो और नेचुरल नंबर को यदि मिला दिया जाए, तो इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। और ये नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं, इन सबको मिला के, इन तीनों को, नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को और जो नेगेटिव इंटीजर्स है, इन तीनों को मिला के हम इंटीजर्स बोलते हैं विदाउट डेसिमल्स। यदि हम इनके सेट्स की बात करें तो हमने पढ़ा था शुरू के अंदर, जब मैथमेटिकल मैंने सेट्स बताए थे उसके अंदर, कि इन जो इन्फानाइट नंबर्स हो रहे हैं उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, और इन्हें हम केवल एक कोई कैपिटल लेटर है वो डिनोट कर देते हैं और उसी से दिखाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, होल नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और जो इंटीजर है नेगेटिव, सारे के सारे इंटीजर है उन्हें हम सारे के सारे इंटीजर बोल रहा हूँ मैं, तीनों नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, इन्हें हम जेड से, यदि नेगेटिव को अकेले को दर्शाना है तो जेड माइनस, यदि नेचुरल नंबर को दिखाना है, नेचुरल नंबर है वो जेड प्लस के बराबर होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, विदाउट डेसिमल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट के अंदर ऐसे डेसिमल वाले ऐसे नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, इन्हें जैसे मान लीजिए 2.15, ये डेसिमल वाला नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो जानते हैं आप, 10th के अंदर पढ़ के आए हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दूसरे जो नंबर होते हैं उसके अंदर, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 2.15 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके अंदर जो बार लगा हुआ है वो नंबर है बार बार रिपीट होता जाएगा और ये कभी भी नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तीसरे टाइप के जो नंबर होते हैं जैसे 2.15060112, न तो कोई इसके अंदर रिपीटिंग का पैटर्न है और न ये टर्मिनेटिंग है, इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। न तो ये टर्मिनेट होते हैं और न इनके अंदर नंबर है किसी पैटर्न में रिपीट होते हैं। ऐसे आप कहेंगे 0 0 रिपीट हो गए, पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो शुरू के वाले 2 डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल बताए हैं मैंने, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर्स। और ये वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम, और एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअल में हम ये माने कि जो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं वे भी रेशनल नंबर होते हैं। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, ये दोनों डेसिमल वाले, ये दोनों कौन से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाले, और नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर भी होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम इसके अंदर किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा के और इसे हम जो रेशनल नंबर है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया है केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो ही इरेशनल होते हैं, बाकी सारे के सारे रेशनल होते हैं। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं इसको मिटाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़े से सबसेट है वो बता सकूँ। थोड़ा सा आप यहाँ से मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम देखते हैं जीरो यदि नेचुरल नंबर में मिला दिया जाए, जीरो यदि नेचुरल नंबर में मिला दिया जाए तो होल नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर्स का। अरे भाई नेचुरल नंबर के सारे नंबर है, सारे एलिमेंट्स है, वो होल नंबर में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए नेचुरल नंबर है वो सबसेट है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। नंबर 2 देखते हैं सबसेट। होल नंबर है वो इंटीजर्स का, होल नंबर है वो इंटीजर्स का सबसेट है। होल नंबर इज सबसेट ऑफ, इंटीजर को जेड बोलेंगे है ना, होल नंबर है वो जेड का इंटीजर है, सबसेट है। यदि और आगे बात करें, यदि और आगे हम बात करना चाहें, इसे हम इन दोनों का रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर्स के, और होल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर्स के। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो है वो रियल नंबर, इंटीजर्स है वो रियल नंबर के सबसेट है। इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। बट एक्चुअल में हमने एक चीज़ और देखी थी, एक चीज़ और देखी थी। जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर जो डेसिमल वाले टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वे, और नेचुरल नंबर, होल नंबर और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे शामिल होते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर है वे सबसेट है क्यू के। क्यू यानी रेशनल नंबर। थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने दो जो बताए थे डेसिमल वाले नंबर्स, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो क्यू थे। लेकिन क्यू के अंदर ये भी तो शामिल है, इन्हें भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? एन को, डब्ल्यू को एंड जेड माइनस को, इनको कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया है कि इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है उसके सबसेट है। अब पूरा का पूरा इनका रिजल्ट हम ये निकाल सकते हैं यदि एक साथ लिखना चाहें, यदि एक साथ हम इन्हें लिखना चाहें सबसेट्स को, तो हम यूँ लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर को हम जो कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं वो आर, रियल नंबर। ये आपके बहुत काम आने वाला है, आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। नेचुरल नंबर है होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर है इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर है वो रेशनल नंबर का सबसेट है, और रेशनल नंबर है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। एंड जो बच गया था टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, टी डायरेक्ट है वो रियल नंबर का सबसेट है। टी का अर्थ यहाँ पे हो गया है इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, ये आगे आपके काम में आते रहेंगे सारे नंबर्स। स्टूडेंट्स अगला कंसेप्ट देखते हैं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर है स्टूडेंट्स वो नंबर लाइन के ऊपर दिखाए जा सकते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लाइन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लाइन है यहाँ पे, ये कोई नंबर लाइन लेता हूँ मैं, और ये मैंने 0 लिख दिया है, 1 2 3 4 एंड 5 6। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन मैंने ले ली, और इसके अंदर मैं कोई इंटरवल लेना चाहता हूँ, कोई टुकड़ा छांटना चाहता हूँ इसमें से नंबर्स का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 to 4 तक का जो टुकड़ा है, 1 से लेकर 4 तक का टुकड़ा है, इंटरवल मान लीजिए, टुकड़ा मान लीजिए, ये मैंने छांट लिया है। मैं यहाँ पे जो नंबर आए हैं 1 से लेकर 4 तक के अक्स इनकी वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम ये कह सकते हैं, नंबर 1 में इसके अंदर कई इसके टाइप्स है इंटरवल्स के, हम पढ़ेंगे अभी। नंबर 1 के अंदर सिचुएशन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो अक्स है बिलोंग्स टू रियल नंबर। अक्स मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया है, अक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स,
and where x is bigger than 1 but smaller than 4। इसका अर्थ क्या हो गया है? इसका अर्थ ये हो गया है कि जो अक्स है वो रियल नंबर है और अक्स की वैल्यू है वो 1 से तो ज़्यादा है और 4 से है वो कम है। यहाँ पे हम नंबर लाइन यदि बच्चे को दिखाए किसी को तो वो कह सकता है सर इसके अंदर 1 इंक्लूड है या नहीं है, 4 इंक्लूड है या नहीं है, इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। इंक्लूड का अर्थ से आप समझ गए होंगे शामिल करना, एक्सक्लूड का अर्थ है शामिल नहीं करना या बाहर होना। तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं इस शर्त के हिसाब से, यदि इस शर्त के हिसाब से देखें यहाँ पे, इस शर्त के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा हमें कि x है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसी प्रकार 4 के देखें, जो एंड पॉइंट है दोनों, जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, इंटरवल्स के अंदर हमें यही देखना है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x है वो x इज बिगर देन टू 1, x 1 से बड़ा है। इसका मतलब है 1 है इसके अंदर, 1 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसी प्रकार x इज स्मॉलर देन 4, 4 से छोटा है, x इज स्मॉलर देन 4। इसका मतलब हो गया 4 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और स्टूडेंट्स जब इंक्लूड नहीं है तो हम नंबर लाइन के ऊपर इसे किस प्रकार दिखा सकते हैं कि 1 इंक्लूड है या नहीं है, 4 इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। इंक्लूड दिखाने के लिए हमें इस प्रकार एक गोल बिंदु बना देना है, इस प्रकार एक खाली गोल बिंदु, इसे हम नोड बोलेंगे, नोड। यदि हमने नोड बना दिया है इसका मतलब है ये एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। इसका अर्थ ये है x इज बिगर देन टू 1 एंड 1 इज नॉट इंक्लूड इन इट। और इसी प्रकार हमने देखा कि 4 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम नोड बना देंगे और इसका मतलब यही होगा कि 4 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिचुएशन नंबर 1 इंटरवल्स की सिचुएशन एक तो ये हो सकती है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 मैंने ऐसे लिखा, मान लीजिए इसी को लिख रहा हूँ मैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिगर और स्मॉलर देन 2x एंड स्मॉलर देन 4। x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और x इस प्रकार है या तो 1 के इक्वल है या 1 से बिगर है बट स्मॉलर देन 4 है। यदि इस सिचुएशन को हम नंबर लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना दी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक हमें लेने हैं नंबर, 1 से लेकर 4 तक लेने हैं। 1 से 4 तक मैंने नंबर ले लिए हैं। क्या इसके अंदर 1 इंक्लूड है? यस, क्योंकि इसके अंदर ये कह रहा है कि x है वो या तो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। 1 के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इंक्लूड है। क्या 4 इंक्लूड है? 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि x है वो स्मॉलर देन 4 है, x 4 है वो एक्सक्लूड है। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड वाला तो पहले आपको बता दिया, यहाँ पे हमें नोड बना देना है। नोड का अर्थ हो जाएगा कि ये एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। यदि इंक्लूड है तो वहाँ पे हमें डॉट बना देना है, ऐसे ये डॉट है, डॉट बना दिया है, इसका मतलब है ये इंक्लूड है। यदि नोड बनाया है, यदि यहाँ पे हमने नोड बनाया है, इसका मतलब है ये नॉट इंक्लूड, ये एक्सक्लूड है। दूसरी सिचुएशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सिचुएशन नंबर 3, ये नंबर लाइन में मिटा देता हूँ। सिचुएशन नंबर 3 देखते हैं। नंबर लाइन के ऊपर यदि हमें इस प्रकार की सिचुएशन हम ले लें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन टू 1 बट इक्वल और स्मॉलर टू 4। यदि इस प्रकार की सिचुएशन है तो इसका मतलब हो गया है, यहाँ पे हम नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेवें
1 से लेकर 4 तक हमें नंबर लेने हैं। 1 से लेकर हमने 4 तक नंबर ले लिए हैं। 1 इंक्लूड है क्या? अक्स है वो बिगर देन है 1 से, अक्स 1 से बिगर देन है, इसलिए 1 इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड नहीं है तो हमें यहाँ पे नोट बना देना है। 4 देखिए, अक्स है वो 4 के इक्वल है या 4 से स्मॉलर है? 4 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ डॉट बना देना है। हम नंबर लाइन के ऊपर दिखाना चाहें इसे तो इस प्रकार दिखा सकते हैं, और समझने वाला इसे समझ जाएगा आसानी से। 1 इंक्लूड नहीं है बट 4 है वो इंक्लूड है। सिचुएशन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर लाइन के ऊपर यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिगर और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू 4, साफ साफ पता लग रहा है इसके अंदर x 1 के इक्वल भी हो सकता है और 4 के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब है इसके अंदर 1 और 4 दोनों के दोनों इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यहाँ 1 से लेकर और 4 तक के दोनों और डॉट बना देने हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर। इसका मतलब दोनों को दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इंटरवल्स की बात की। यहाँ पे हम इंटरवल्स को इस प्रकार 4 पार्ट्स के अंदर दिखा सकते हैं। सिचुएशन चारों के अंदर अलग अलग है। एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, इसके बेस के ऊपर हम इस प्रकार इन्हें नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं इसे मैथमेटिकली किस प्रकार हम दिखा सकते हैं। इससे पहले हम मैथमेटिकली देखें, हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स की चर्चा करना चाहेंगे। एक तो होते हैं राउंड ब्रैकेट्स, दूसरे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, जब हमें एक्सक्लूजन को दिखाना है, तब हमें राउंड ब्रैकेट काम में लेने हैं, और इंक्लूजन को दिखाना है तब हमें स्क्वायर ब्रैकेट काम में लेने हैं। देखिए, जो पार्ट 1 है इसका इंक्लूजन का, इंटरवल्स का, उसके अंदर मैं आपको ब्रैकेट्स का यूज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे न तो एक ही इंक्लूड है एंड न यहाँ पे 4 इंक्लूड है, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन काम में लेंगे। इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। इसका जो सेट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, और दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि 1 है इस साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर हम देखेंगे कि 1 है वो एक्सक्लूड है, 4 है वो एक्सक्लूड है। मतलब न तो 1 इंक्लूड है एंड न ही 4 इंक्लूड है। यदि इसका हम सेट बनाना चाहें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 तो इंक्लूड है, इंक्लूड के लिए क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। 1 एंड 4 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ऐसा राउंड ब्रैकेट। जिस साइड में राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है उसका अर्थ हो गया वो एंड पॉइंट है, इसके अंदर एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। और जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है वो नंबर है, वो एंड पॉइंट है, इसके अंदर इंक्लूड है। सिचुएशन नंबर 3 के लिए हम यहाँ पे 1 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी राउंड ब्रैकेट। एंड 4 है वो यहाँ पे इंक्लूड है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे दोनों के दोनों ही इसके अंदर 1 एंड 4 है, एंड पॉइंट है वो इंक्लूड है, तो यहाँ पे जो सेट बनाएंगे वो होगा 1 एंड 4। स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ ये है, सीधी सी बात आप यूँ समझिए, जो 4 सिचुएशन है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यदि किसी साइड के अंदर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो नंबर इस सेट में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है। यदि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है वो इंक्लूड है, वो शामिल है, वो नंबर इंक्लूड है। तो 4 सिचुएशन इस प्रकार बन सकती है। हाँ, इसे दर्शाने का जो एक्सक्लूजन है, इसे दर्शाने के लिए कुछ जो मैथमेटिशियन है वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे भी काम में लेते हैं, लेकिन उन्हें एकदम उल्टा कर देना है। जैसे यही बात मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहता हूँ एक्सक्लूजन वाली, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने एकदम अपोजिट कर दिए हैं, इसका मतलब हो गया है अब ये ब्रैकेट जो हमने पहले कहे थे इंक्लूजन के हैं वो अब ये एक्सक्लूजन के हैं। तो ये बात और ये बात दोनों एक जैसी ही मानी जाएगी। यहाँ पर ये ब्रैकेट यदि हमने इसको अपोजिट कर दिया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये अब एक्सक्लूजन को दिखा रहा है। 1 है, इंक्लूड नहीं है,
4 है वो इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रकार के यदि सिंबल आ जाए तो आप इसको देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि ये है एक्सक्लूजन है, ये इंक्लूजन है। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके आगे की बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट और है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल को हम रेंज भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल का अर्थ है जो इसके एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। फर्स्ट को यदि ए माने, सेकंड को बी माने तो बी माइनस ए। लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू बी माइनस ए, यानी जो दोनों एंड पॉइंट है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे 4 माइनस वन क्या हो गया, इसकी लेंथ 3। इस इंटरवल की लेंथ है 3 हो गई है। रेंज कह सकते हैं हम, रेंज ऑफ इंटरवल। इसके अंदर भी 4 माइनस 1 है, 3 है। इसमें भी 3 है, 4 माइनस 1, और इसके अंदर भी 4 माइनस 1 3 है। स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तब तक के लिए आप पॉज करिए थोड़ा। स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट है वो एक सेट के सबसेट्स का, जितने भी सबसेट्स बनने हैं उन सब का एक सेट है। कोई गिवन सेट है, उसके जितने भी सबसेट बनने हैं उन सब सबसेट्स को यदि हम एक सेट में ले आए तो उसे हम पावर सेट कहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे सबसेट यदि एक सेट में हो तो वो सेट पावर सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ए ले लेते हैं। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 है, 1 और 2 है। यदि हमें पावर सेट ऑफ सेट ए बनाना है, पावर सेट ऑफ सेट ए बनाना है, तो इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल होंगे। तो पहले इसके सबसेट देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। इसका सबसेट 1 बन सकता है एक, तो ये, और सॉरी 5 तो बनेगा ही बनेगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि 5 है जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। इसके अंदर 2 एलिमेंट का भी बन सकता है, और यहाँ पे 1 और 2 का भी, यानी खुद सेट है वो खुद का है वो सबसेट होता है। ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे सेट है वो खुद का भी सबसेट हो सकता है। यदि ये सारे के सारे सेट है एक सेट में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये पावर सेट ऑफ ए कहेंगे इसे। इसका नाम होगा पावर सेट ऑफ ए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उन सब का यदि एक सेट बना दिया जाए तो वो सेट पावर सेट कहलाएगा उस सेट का। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये चीज़ अब सेट ना होकर क्या हो गए हैं, एलिमेंट्स हो गए हैं। पावर सेट के एलिमेंट हैं अब ये सेट नहीं है, अब ये सबसेट नहीं है, ये क्या है, अब पावर सेट के एलिमेंट्स है। यहाँ पे अभी हमें ये पता लगाना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए कह देते हैं यहाँ पे। पर्टिकुलरली हम एक इसी केस को यदि देखें तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे। स्टूडेंट्स एक बार फिर से गौर करिए, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद हो गए, तो अब ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए पावर सेट के। और पावर सेट के अंदर किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमें लगाना है 2 की पावर m, where m is number of elements in सेट ए। पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं,
यहाँ पे हम देखते हैं 2 की पावर, यहाँ पे m की जगह हम लगा सकते हैं 2, कारण सेट ए में एलिमेंट्स है उनके नंबर है 2, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4। यहाँ पे 4 नंबर है एलिमेंट्स के होंगे पावर सेट ए में। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जिस भी सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स पता लगाने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगाने हैं, उसमें उस सेट के अंदर जितने नंबर है वो 2 की पावर में आ जाएंगे। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, सॉरी नंबर नहीं एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 है, तो ये 2 की पावर में लगा देना है। 2 की पावर में लगा दिया 2 यानी 4 एलिमेंट्स इसके पावर सेट में होंगे। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ C, इसके एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ C। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ C। 2 की पावर m होगी, 2 की पावर m का मतलब यहाँ पे इसके अंदर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 5, तो 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 सबसेट बनेंगे इसके अंदर। यदि इसका पावर सेट बनाया जाए तो उसके अंदर एलिमेंट्स के नंबर है वो 32 होंगे, यानी इसके 32 सबसेट बनेंगे। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स अगला कंसेप्ट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? इन एनी कंटेक्स्ट बिगर पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं ये कहूँ कि नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है वो होल नंबर हो सकता है, इससे बिगर है और इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट है इसके अंदर होंगे। ये भी कह सकता हूँ मैं कि नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर के लिए z है इंटीजर्स का सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स के लिए जो रियल नंबर का सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट है। मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी भी कंटेक्स्ट में बिगर पॉसिबल सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे मैं सेट एक उदाहरण और देता हूँ आपको। सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 एंड 3 और यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सेट लेना चाहता हूँ जिसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर लिए हैं। इसे मैं एन से डिनोट यदि करूँ एन, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेट है दूसरे वाला जिसे मैं यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट कर रहा हूँ, यू सेट है, ये ए सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है, कारण इसके जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें शामिल है और ये बिगर है इससे। इस कंटेक्स्ट में जो बिगर है नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे जो बिगेस्ट जो बन सकता है इससे बिगर जो भी बनेगा सेट जिसके अंदर इसके सारे एलिमेंट होंगे वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पर ए के लिए यू है वो यूनिवर्सल सेट है। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और